Hello everyone, so today date is 3rd February and 2024. We are going to solve some PYQs of organisms and population chapter. क्लास 12th बायोलॉजी का हमारे पास ये चैप्टर है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। जो प्रोसेस होता है ग्रोथ का वो मैक्सिमम किस दौरान होता है। तो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। सबसे पहले पूरा जो है बेसिक्स इस चैप्टर का हम समझेंगे। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन हमारे चैप्टर का नाम है। सबसे पहले इसमें हम ये टर्म समझेंगे कि इकोलॉजी जो वर्ड स्टार्टिंग में दे रखा है इस चैप्टर में, इकोलॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, इकोलॉजी देखो, ओइकस प्लस लोगस, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। ओइकस का मतलब होता है होम, लोगस का मतलब होता है स्टडी। यानी कि हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, किन किन के बीच में इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बायोटिक बायोटिक। बायोटिक और नॉन बायोटिक दो टर्म होते हैं। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग और नॉन बायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। तो स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक बायोटिक एंड ए बायोटिक, ए बायोटिक, या फिर हम क्या बोल सकते हैं बायोटिक यानी कि नॉन लिविंग या लिविंग के बीच में भी ऐसा हो सकता है। क्या हो सकता है, इंटरेक्शन। ठीक है, क्या इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होती है, लिविंग लिविंग, क्या नॉन लिविंग के बीच में इंटरेक्शन होती है, और क्या लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में इंटरेक्शन होती है, उसकी स्टडी को हम क्या बोल देते हैं, इकोलॉजी। ठीक है, जो फादर थे इंडियन इकोलॉजी के वो कौन थे, रामदेव मिश्रा। जब देखो, अब यहाँ पे हम जब इकोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम इसमें वेरियस लेवल्स पढ़ते हैं। वेरियस लेवल की यहाँ पे हम स्टडी करते हैं, जिसमें कि सबसे ऊपर हमारे पास आता है मतलब सबसे जो है स्टार्टिंग से हम किसको पढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म। मतलब यहाँ पे वेरियस लेवल हम पढ़ते हैं। यहाँ पे इस चैप्टर में जैसे हम ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन समझ लेंगे, उसके बाद कम्युनिटी यानी फूड चेन, फूड वेब, कंपटीशन, ये सारी चीज़ें समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आगे चैप्टर में कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, उसको हम थोड़ा थोड़ा अच्छे से समझेंगे। जैसे ऑर्गेनिज्म हो गया, पॉपुलेशन की बात करी जाएगी, कम्युनिटी की बात होगी, उसके बाद क्या आएगा, बायोम, कि एक बायोम में क्या होता है। ऑर्गेनिज्म का मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे माइग्रेशन पढ़ेंगे, सस्पेंशन पढ़ेंगे, ठीक है, अडेप्टेशन को पढ़ेंगे। माइग्रेशन, सस्पेंशन और अडेप्टेशन क्या होता है, यहाँ पे एक बिल्कुल बेसिक लाइन में हिंदी में मैं तीनों का मतलब बता देती हूँ। माइग्रेशन का मतलब होता है तबादला करना, कि मान लो कि बहुत ज़्यादा जो है सर्दी हो गई है यहाँ, तो यहाँ से कोई भी बर्ड या ऑर्गेनिज्म जब माइग्रेट करके किसी दूसरी जगह पर चला जाता है जहाँ पे उसे उसकी बॉडी अनुसार सुटेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं माइग्रेशन। सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन से आप एक सस्पेंड वर्ड होता है, ठीक है, अगर आपने सुना है तो। सस्पेंशन में क्या होता है कि किसी भी मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान वो अपनी जितनी भी उनकी एक्टिविटीज होती है उनको सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है, यानी कि वो पूरी एक रेस्ट की स्टेज पे चले जाते हैं, एक रेस्टिंग फेज पे चले जाते हैं। अडेप्टेशन से क्या मतलब है कि कोई भी हमारी सराउंडिंग में इन्वायरमेंटल कंडीशन है किसी भी प्रकार की, हम खुद को उसमें ढाल लें, अडेप्ट कर लें उसके अकॉर्डिंग खुद को, तो उसको बोलते हैं अडेप्टेशन। ठीक है, ये तीनों क्या है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। पॉपुलेशन में हम क्या पढ़ते हैं, बर्थ रेट पढ़ते हैं, डेथ रेट क्या होता है इसको समझते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, ये सब चीज़ें हम पॉपुलेशन में देखते हैं। कम्युनिटी में क्या पढ़ते हैं, फूड चेन, फूड वेब और कंपटीशन। ये हम किस में पढ़ते हैं, कम्युनिटी में। यहाँ पे बायोम का मैं मतलब बता रही हूँ, थोड़ा सा अच्छे से देखना आप। बायोम क्या होता है, एक लार्ज एरिया होता है, लार्ज एरिया विद
कैरेक्टरिस्टिक्स, लार्ज एरिया होता है कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, ठीक है, जहां पे एवरेज टेम्परेचर होगा, एवरेज रेनफॉल होती है और वेजिटेशन होती है। डिफरेंट टाइप्स के बायोम भी हो सकते हैं, और डिफरेंट बायोम किस वजह से बनते हैं, या तो देखो अर्थ का जो एक्सिस होता है उसमें टिल्ट आ जाए, मतलब कि टिल्टिंग क्या होता है, उसका झुकाव, उसका कहीं 1-2 डिग्री, हाफ डिग्री से झुकाव होना, मतलब उसकी वजह से डिफरेंट बायोम हो सकता है। अर्थ की रोटेशन जो होती है सन के अराउंड, उसकी वजह से आप देखो अर्थ की रोटेशन सन के अराउंड होती है, तो कई बार मतलब लाइट इंटेंसिटी जो होती है वो तो बदलती रहेगी, टेम्परेचर बदलेगा, रेनफॉल वो भी चीज़ वेरी करेगी, तो उसकी वजह से भी जो बायोम होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर आपको यहाँ पे बताया था ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो थोड़ा सा ऑर्गेनिज्म को देखेंगे। अब ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी में क्या होता है, ठीक है, इसको इरेज करके हम इसको देखेंगे। ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी मेनली ये किसके साथ डील करते हैं, जो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी होते हैं, जो मैंने वहां पे आपको क्या बताया था, मतलब बिहेव्स टू, जो कि फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कौन सी होती है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मतलब कि बिहेव्स टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अगेंस्ट बिहेव करे। यानी कि मैंने आपको 3 टर्म वहां पे बताई थी, एक माइग्रेशन बताया था, एक मैंने आपको सस्पेंशन बताया था, एक अडेप्टेशन बताया था। तीनों ही क्या थी, फिजियोलॉजिकल जो है इकोलॉजी में आती हैं, वो तीनों मैंने थोड़ा सा बता दिया था। उसके बाद टर्म्स जो हमारे चैप्टर में यूज करके, जैसे हैबिटेट होता है, नाइक यहाँ पे यूज कर रखा है, तो सबसे पहले आपको इन बेसिक टर्म्स का मतलब क्लियर होना चाहिए, जो कि मैं अभी यहाँ पे आपको बता रही हूँ। हैबिटेट में क्या आता है, बायोटिक प्लस एबायोटिक फैक्टर दोनों आते हैं, ठीक है, यानी कि नॉन लिविंग प्लस लिविंग दोनों क्या ही मिलकर क्या बनाते हैं, एक हैबिटेट बनाते हैं। नाइक की अगर मैं बात करूं, इसमें क्या होता है, ये रेंज ऑफ कंडीशन होती है। नाइक क्या होती है, एक रेंज ऑफ कंडीशंस इसको माना गया है, जो कि ये टॉलरेट करती है, प्लस इट टॉलरेट्स, प्लस जो कि रिक्वायरमेंट रोल होता है इसका फॉर एनी स्पीसीज, मतलब कि हर एक स्पीसीज के लिए जो नाइक होगा वो हमेशा डिफरेंट होता है। ऑब्वियसली मैंने बताया उनकी टॉलरेंस करने की जो कैपेबिलिटी होती है और जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है हर स्पीसीज की अपनी अलग अलग होंगी, तो नाइक भी हमेशा क्या होगा, डिफरेंट होगा हर एक स्पीसीज के लिए। नाइक ऑलवेज डिफरेंट, डिफर्स बोल सकते हो, फॉर एनी स्पीसीज, ठीक है, अलग अलग सबकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, अलग अलग टॉलरेंस कैपेबिलिटी होती है उनकी। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे देखो, और हैबिटेट का मैं एक अच्छे से थोड़ा सा और बता देती हूँ, उसको लिखकर मैं बता देती हूँ। देखो, स्पीसीज ए प्लस स्पीसीज बी, ये क्या है, दोनों हम बात करेंगे, दोनों की नाइक्स जो है क्या होंगी, डिफरेंट होगी, जो कि मैंने अभी आपको बताया। और ये दोनों स्पीसीज मिलाकर जिनके डिफरेंट नाइक्स है क्या बना लेती है, हैबिटेट। क्या बोलते हैं हम इसको, हैबिटेट बोलते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ जो भी एबायोटिक फैक्टर्स हमारे होते हैं, 4 फैक्टर हमारे पास इस चैप्टर में डिस्कस कर रखे हैं, तो उनके बारे में अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। हाँ, हालांकि हमारे पास अभी क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं आया, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से चैप्टर का आपको पूरा बेसिक्स जो है क्लियर करा रही हूँ। तो एक बार अगर हम ये चीज़ समझ लेंगे यहीं पे, तो हमारे लिए चैप्टर आगे क्वेश्चन सोल्व करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। एबायोटिक फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी देखो मैं सीरीज में आपको बता रही हूँ, तो बीच बीच में छोड़ते हैं, फिर टॉपिक को दूसरा उठा लेते हैं, तो कंफ्यूजन होती है। अभी एक बिल्कुल सीरीज में हमारे पास सारे टॉपिक चल रहे हैं, मतलब कि हमने पहले ये वाले फैक्टर पढ़ा, उसके बाद हम एबायोटिक पढ़ेंगे, तो ये एक अच्छे से सीरीज में चल रहे हैं। अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाएगी इससे। एबायोटिक फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ, 4 एबायोटिक फैक्टर हमारे पास यहाँ पे चैप्टर में गिवन है, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सोयल, 4 दे रखे हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, विच इज टेम्परेचर। टेम्परेचर से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखो ये वेरी कैसे करता है, ऑब्वियसली टेम्परेचर जो है ऐसा तो नहीं कि हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा, एक जैसा टेम्परेचर कभी रहा है नहीं। तो टेम्परेचर वेरी कैसे करता है, देखो टेम्परेचर कैसे वेरी करेगा, डिक्रीज इक्वेटर टू पोल।
डिक्रीज होता रहता है। इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर टेम्परेचर हमेशा कम होता है। मैं ये बना देती हूँ, ये यहाँ पे इक्वेटर होता है, ये अर्थ है, मान लो ये इसके पोल होते हैं, ठीक है, पोल्स होते हैं। यहाँ से इक्वेटर से जैसे ये पोल की तरफ जाएगा टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको पता होगा आइस, ठंड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर कम होगा तभी तो मतलब वहाँ पे सर्दी का माहौल होता है ज़्यादा, तो इस वजह से इक्वेटर टू पोल जाने पर टेम्परेचर हमेशा कम होता है। और दूसरा क्या, कब और टेम्परेचर कब होगा, विद हाइट, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर कम होता रहता है। ये पॉइंट तो आपको पता ही होगा। जैसे जैसे पहाड़ों पे चढ़ते हैं, पहाड़ी इलाकों पे हम चढ़ते हैं, वहाँ पे जो है ऑक्सीजन की स्कैरसिटी भी होने लगती है। वो किस वजह से होती है, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। ये पॉइंट्स तो आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे इफेक्ट क्या होते हैं टेम्परेचर की, अब ये भी पता होना चाहिए। सारे पॉइंट देखेंगे आराम आराम से, बिल्कुल कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो ये किसे अफेक्ट कर सकता है, कैन अफेक्ट काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम, जो एंजाइम्स की वर्किंग होती है टेम्परेचर जो है उसको इफेक्ट कर सकता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स और एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर एक बहुत ही मेजर एबायोटिक फैक्टर होता है, मेजर एबायोटिक मैं कह रही हूँ। टेम्परेचर जो है फोटोसिंथेसिस को बहुत ही जो है क्या बोल सकते हैं हम उसको, मतलब टेम्परेचर का और फोटोसिंथेसिस का एक बहुत ही गहरा लिंक है, आपको पता भी होगा, क्योंकि टेम्परेचर यानी कि सनलाइट, ठीक है, सनलाइट की मदद से तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आगे होता है। तो उसी हिसाब से जिस हिसाब का जिस एरिया में टेम्परेचर होता है, प्लांट और एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल भी आपको दे सकती हूँ इस कंटेक्स्ट में। स्नो लेपर्ड आपने नाम सुना होगा। स्नो लेपर्ड कभी भी केरला में नहीं पाए जाते, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या होती है, गर्मी का माहौल होता है अधिकतर, तो स्नो लेपर्ड कभी भी केरला में नहीं पाए जाते। टूना फिश की अगर मैं बात करूं, ये आपकी एनसीईआरटी के मैं एग्जांपल आपको बता रही हूँ, जो कि एग्जांपल आपको याद होने चाहिए। टूना फिश की अगर मैं बात करूं, बियॉन्ड ट्रॉपिकल ओशन नॉट फाउंड, मतलब कि ट्रॉपिकल ओशन के बियॉन्ड ये कहीं पे पाए ही नहीं जाएंगी। ट्रॉपिकल ओशन के बियॉन्ड अगर जाकर बात करें तो टूना फिशेज नहीं पाई जाती। बेसिकली इनका खुद का एक जो है क्या है, एरा है, जहाँ पे वही मतलब सिर्फ उसी एरा में उसी टेम्परेचर के जो है विद इन ये सर्वाइव कर सकते हैं। इनका एक अडेप्टेबिलिटी बन चुकी है अब वो। उसके बाद मैं अगर मैं मैंगो ट्री की बात करूं, मैंगो ट्री कभी भी केरला में नहीं पाया जाता, नॉट फाउंड इन केरला। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मैं यहाँ पे दो टर्म आपको समझाने वाली हूँ। एक है हमारे पास यूरीथर्मल और एक होता है स्टीनोथर्मल। फर्स्ट टर्म हमारे पास इसमें क्या है, यूराइथर्मल। ये क्या कर सकता है, टोलरेट कर सकता है वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, कैन टोलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब कि एक जो है अच्छे खासे रेंज के टेम्परेचर को यूराइथर्मल ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम मैमल्स का यहाँ पे ले सकते हैं, यानी खुद से आप अपना एग्जाम्पल ले सकते हो। सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि आप गर्मी गर्मी को टॉलरेट कर सकते हो, सर्दी को नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। मतलब देखो हमारे यहाँ पे चार मतलब डिफरेंट वेदर्स होते हैं, ऑटम, स्प्रिंग, विंटर, समर, ठीक है। तो चारों मौसम की अडेप्टेबिलिटी हमारे पास होती है, तो हम एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन इसका ज़्यादा होता है और इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट अगर मैं स्टीनोथर्मल की बात करूं, तो ये नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को क्या करते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसका अपोजिट होगा ये यूराइथर्मल का, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर का। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, स्नो लेपर्ड हो गए, पेंगुइन हो गए, तो वो अपने उसी जो है स्नोई एरिया में सरवाइव कर सकते हैं। उनका अगर उनको यहाँ पे हम इस रीजन में ले आए अपना जो है इस साइड, तो वो क्या मतलब उस मतलब बेसिकली उनकी बॉडी अडेप्ट ही नहीं करेगी उस कंडीशन को, क्योंकि उनकी टॉलरेंस जो है वो एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर तक क्या है, सीमित है। उसके बाद ये था फर्स्ट एबायोटिक फैक्टर जो इसमें टेम्परेचर का था, जो हमने जिसके बारे में बात कर ली। अब दूसरा हम बात करेंगे किसकी, वाटर की। जो दूसरा हमारे पास एबायोटिक फैक्टर है वाटर, सेकेंड वन इज वाटर।
लाइफ इवॉल्व वाटर में हम जानते हैं, बहुत पहले से पढ़ते हैं, जल ही जीवन है। प्लांट प्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ये भी हम जानते हैं। अगर डेजर्टी एरिया में अगर बात करी जाए तो वहाँ पे पानी की तो स्कैरसिटी होती है, पानी अच्छी खासी मतलब मात्रा में, अबंडेंसी में वहाँ पे नहीं पाया जाता। तो एक स्पेशल अडेप्टेशन जो है वहाँ के प्लांट्स जो हैं उन्होंने अपना अडेप्ट कर रखी है, स्पेशल अडेप्टेशन टू, एक स्पेशल अडेप्टेशन है जिससे कि वो वाटर को कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि जीरोफाइट्स जो है प्लांट्स जो होते हैं उनके पास एक स्पेशल अडेप्टेशन होती है वाटर को कंज्यूम करने की। अगर एक्वेटिक लाइफ में बात करी जाए, इन एक्वेटिक लाइफ जो अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। एक्वेटिक लाइफ में आप हमेशा याद रखोगे अमाउंट ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वहाँ पे क्वालिटी मैटर करती है। ऑब्वियसली जो पानी में रह रही हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म स्पीसीज, उनको पानी के अमाउंट से क्या मतलब है, पानी के अमाउंट से तो मतलब नहीं होगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने अमाउंट के पानी में वो सर्वाइव कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि उस वाटर की क्वालिटी कैसी है। ठीक है, क्वालिटी मैटर्स करती है, यानी कि पीएच क्या है, मिनरल्स कितने हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन उसमें कितनी है, ये सारी चीजें जो है मैटर करती है। तो जो एक्वेटिक लाइफ होती है वहां पे पीएच वाटर का, मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, डिजोल्व ऑक्सीजन किस प्रकार है, ये मैटर करता है। एक सैलिनिटी भी टर्म होती है, सैलिनिटी के ऊपर भी ये डिपेंड कर सकता है। सैलिनिटी क्या होती है, पीपीटी से इसको हम डिनोट कर सकते हैं, यानी कि पार्ट्स पर थाउजेंड। अब ये चीज आपको याद रखें, जो डाटा भी मैं यहाँ पे लिखूंगी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ये याद रखोगे आप। फ्रेश वाटर की अगर बात करी जाए उसकी पीपीटी की, ये कितनी होती है, वो लेस देन 5 पीपीटी, 5 पीपीटी से कम। उसके बाद अगर मैं बात करूं मराइन की, मराइन वाटर स्पीसीज की, मतलब मराइन वाटर की, तो वो कितनी होती है, 30 से 35 पीपीटी। नेक्स्ट अगर बात करें डेड सी की, तो डेड सी क्या होते हैं, हाइपर सलाइन लगून हम इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हाइपर सलाइन लगून हम इसे बोल सकते हैं। यानी कि मोर देन 100 पीपीटी से ज्यादा, मोर देन 100 पीपीटी, पार्ट्स पर थाउजेंड, मतलब कि 100 से भी ज्यादा, तो ये क्या हो गया, हाइपर सलाइन लगून, इनको हम बोल सकते हैं। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, और एक टर्म होती है हाइपो जिसका मतलब होता है कम। ये बेसिक बात मैंने आपको बताई है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड हम एबायोटिक फैक्टर की बात करेंगे। अभी तक 2 एबायोटिक फैक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, थर्ड फैक्टर की तरफ चलते हैं, विच इज लाइट। थर्ड एबायोटिक फैक्टर क्या है, लाइट है हमारे पास। लाइट भी किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से रिलेटेड होती है। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें, रिलेटेड टू टेम्परेचर। प्लांट के ऊपर इसका इफेक्ट क्या क्या होता है, देखो प्रोडक्टिविटी को लाइट अफेक्ट करती है, किस प्रकार की लाइट इंटेंसिटी है उसका, फोटो पीरियडिज्म का क्या मतलब है, जो उनका फ्लावरिंग होती है, फ्लावर की जो फ्लावरिंग होती है प्लांट की किसी भी, उसको अफेक्ट करती है। और जो स्टोमेटा होता है उसकी ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, इन सबको कौन इफेक्ट करती है, लाइट इफेक्ट करती है। ये तो था प्लांट्स के ऊपर लाइट के इफेक्ट क्या है। एनिमल्स के ऊपर बात करें कि इसके लाइट के क्या क्या इफेक्ट हैं, तो देखो माइग्रेशन मैंने आपको बताया था, एक दूसरे से दूसरी जगह जाना, फोरेजिंग हैबिटेट्स, तीसरा हमारे पास है रिप्रोडक्शन को भी ये अफेक्ट करती है। नेक्स्ट एक पॉइंट होता है हमारे पास शेड क्या है, कुछ प्लांट्स जो हैं अडेप्ट टू ग्रो इन शेड, मतलब कि उनके अडेप्टेशन ही ऐसी होती है कि जो शेडी एरिया होता है वो वहीं पे ग्रो कर सकते हैं, यानी कि लाइट की रिक्वायरमेंट उनको बिल्कुल नहीं होती, लाइट की प्रेजेंस में वो अपना ग्रोथ नहीं कर सकते। वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ जो होती है फोटोसिंथेटिक, एक बिल्कुल PAR टर्म होती है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जो कि प्लांट्स को चाहिए होती है, कितनी 400 to 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ होती है, यानी कि PAR इसको बोल सकते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। यूवी हार्मफुल टू प्लांट, इससे ऊपर जाने पर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं वो प्लांट और एनिमल्स दोनों के लिए ही क्या है, हार्मफुल साबित हो सकती हैं, हार्मफुल टू प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ।
डीप सी की अगर मैं बात करूं तो रेड एल्गी वहां पे पाई जाती है, जो कि लेस लाइट इंटेंसिटी में ग्रो करती है, ये याद रखोगे। देखो चैप्टर से क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे, डाटा काफी सारा है याद रखने का, एग्जाम्पल काफी सारे हैं, लैंग्वेज इजी है हर चीज की, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है क्वेश्चन सोल्व करते टाइम। तो ये चीजें आपको जो है 2-3 अच्छी सी रीडिंग आप एनसीईआरटी की लो, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो, ये हो जाएंगे क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चैप्टर है ऑब्वियसली, जहाँ पे हमको याद ज्यादा करना पड़ता है, कंफ्यूजन होती है बायोलॉजी में। बायोलॉजी इज मोर अबाउट लर्निंग, ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन का स्कोप ज्यादा होता है। तो आप अच्छे से रिलेट करके पढ़ो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। एक दो टर्म और होती है यहाँ पे, मैं बता देती हूँ इससे रिलेटेड। दो टर्म कौन सी होती है, एक होता है नॉक्चुरल, जिसका मतलब होता है नाइट एक्टिव, जो कि रात को एक्टिव रह सके स्पीसीज, और दूसरी टर्म होती है डायurnal, ये क्या होते हैं, डे टाइम में जो एक्टिव रहे। ये बेसिक टर्म्स थी जो आपको पता होना चाहिए चैप्टर में, या कहीं बायोलॉजी में या किसी भी कंटेक्स्ट में ये टर्म आपको देखने को मिल सकती है बेसिकली। तो 3 फैक्टर हमारे हो गए, कौन से, टेम्परेचर हमने कर लिया, वाटर हमने कर लिया, लाइट हमने कर लिया। कौन सा बचा है, अब हम बात करेंगे सोयल की, फोर्थ एबायोटिक फैक्टर विच इज सोयल। Okay, let's talk about fourth abiotic factor which is soil. सोइल की स्टडी को क्या बोला जाता है, सबसे पहले तो यही देख लो, पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस किसे बोलते हैं, हम सोइल की स्टडी को बोलते हैं। सोइल किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ वेदरिंग, जो डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ वेदरिंग का जो भी अमाउंट होता है उसके ऊपर कौन डिपेंड करता है, सोइल डिपेंड करती है कि किस टाइप की सोइल होगी बेसिकली। अब यहाँ पे सोइल कंपोजिशन की बात करेंगे कि सोइल के कंपोजिशन में क्या क्या चीजें होती हैं। सोइल कंपोजिशन देखो, ग्रेन पार्टिकल्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट हो सकता है ऑब्वियसली, वाटर और एयर तो होती ही होती हैं कंपोजिशन में। फीचर ऑफ सोइल की, हाँ एक ये चीज है, ये याद रखना आप, ये चीजें याद रखना। बेस्ट सोइल किसको माना जाता है, लोमी सोइल को। लोमी सोइल जो होती है उसको बेस्ट सोइल माना जाता है। उसके बाद फीचर्स क्या क्या होते हैं सोइल के, एक यहाँ पे हमारे पास टर्म है परकोलेशन। परकोलेशन का मतलब क्या होता है, फीचर्स बता रही हूँ मैं यहाँ पे सोइल के, कि इसके मतलब कि सोइल के फीचर क्या क्या होता है। पहला है परकोलेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर मूव टू, जो अमाउंट ऑफ वाटर होता है जो लोअर लेयर होती है सोइल की वहां तक मूव कर जाता है। ऑब्वियसली सोइल जो दिखती है आपको उसकी भी बहुत सारी लेयर होती है, जो लोअर लेयर होती है वहां तक जो है वाटर की मूवमेंट जो होती है, अमाउंट ऑफ वाटर मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर लोअर लेयर में जाता है उसको बोलते हैं परकोलेशन। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है एक, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये भी इसका एक फीचर है कि क्या मतलब है इसका, कितना अमाउंट ऑफ वाटर सोयल होल्ड कर सकती है। और वेजिटेशन की अगर मैं बात करूं, जो हम खेती वगैरह करते हैं हमारे खेतों में सोइल जिस प्रकार की होती है, वेजिटेशन होती है, फिर उसके ऊपर जो टाइप ऑफ वेजिटेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, अकॉर्डिंग टू विच टाइप ऑफ, मतलब कि किस प्रकार का सोइल का पीएच है, किस प्रकार का मिनरल है। ठीक है, जिस प्रकार की सोइल की पीएच होगी उसका मिनरल उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसका मिनरलिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उस प्रकार जो है वेजिटेशन, उसी प्रकार की वेजिटेशन जो है उसके ऊपर उसके लिए सुटेबल मानी जाती है। यहाँ पे मैं एक दो टर्म आप वर्बली सुनना, मैं बोल के बता रही हूँ। रिस्पॉन्स ऑफ बायोटिक ड्यू टू एबायोटिक, यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि वाई एबायोटिक अफेक्ट बायोटिक, जो नॉन लिविंग होते हैं, एबायोटिक का मतलब और बायोटिक का मुझे नहीं लगता इन दोनों में कुछ कंफ्यूजन हो गई, तो बिल्कुल हमने चैप्टर ही उसके ऊपर चल रहा है, तो अब तक हम काफी चीजें कवर कर चुके हैं। अगर अभी आपको ये चीज क्लियर नहीं है कि एबायोटिक और बायोटिक क्या होता है, तो मैं एक बार फिर बता देती हूँ। एबायोटिक फैक्टर जो वो होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, जो अभी हमने 4 फैक्टर पढ़े हैं। बायोटिक फैक्टर होते हैं लिविंग। तो क्वेश्चन समझो आप, जो मैं क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पुट आउट किया है, व्हाई एबायोटिक अफेक्ट बायोटिक, जो नॉन लिविंग है वो लिविंग को क्यों अफेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर देखो, विद टाइम ऑर्गेनिज्म इवोल्व, आप जानते हो समय के साथ साथ ऑर्गेनिज्म इवोल्व हुए हैं, यानी कि इवोल्यूशन उनके अंदर आया है, मॉडिफिकेशंस आई हैं।
विद टाइम ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व कॉन्स्टेंट इंटरनल कंडीशन, जो उनकी कॉन्स्टेंट इंटरनल कंडीशंस है उनमें भी चेंजेस आए, जो हमारी इंटरनल कंडीशन होती हैं उनमें भी कुछ ना कुछ इवोल्व मतलब इवोल्यूशन मॉडिफिकेशंस आई हैं, सो दैट रिएक्शन कैन अकर विद मैक्सिमम स्पीड। क्यों क्यों आई है ये इवोल्वमेंट क्यों किया है ऑर्गेनिज्म ने समय के साथ साथ, ताकि जो रिएक्शन होती है एंजाइमेटिक रिएक्शन जो हमारे विद इन होती है वो मैक्सिमम स्पीड से काम कर सके। तो एबायोटिक फैक्टर जब जब चेंज होते हैं, यानी कि एक्सटर्नल कंडीशंस नॉन लिविंग जो नॉन लिविंग फैक्टर है जब जब वो चेंज होते हैं तो वो जो हमारी इंटरनल कंडीशंस है उसको भी तो अफेक्ट करते हैं। एकदम से ज्यादा सर्दी हो जाए, क्या आपकी इंटरनल कंडीशन, ये बोलते हैं कि जैसे सर्दी से गर्मी स्विच होते हैं, गर्मी से सर्दी में जाते हैं, बहुत मतलब एक समय आता है उस दौरान की काफी ज्यादा बीमार पड़ने लगते हैं लोग। ठीक है, किस वजह से होता है? क्योंकि वो जो हमारी इंटरनल कंडीशंस है उस एबायोटिक फैक्टर ने उसको इम्पैक्ट कर दिया है। ये एक बहुत सुटेबल एग्जांपल मैंने आपको दिया है इसका। तो यहाँ पे इतना आपको समझना है। एक टर्म होती है होम्योस्टेटिस, ये लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, इसका भी मतलब पता नहीं चाहिए। यहाँ पे है ना काफी सारी छोटी 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 टर्म्स हैं जो मतलब ज्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं है, बिल्कुल टर्म है जिनके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, जो आपको पता नहीं होता, कंफ्यूजन हो जाती है फिर। जैसे कि मैंने काफी सारी टर्म्स में आपको वो एक एक लाइन वाली अभी बता चुकी है। एक टर्म और है हमारे पास होम्योस्टेटिस। होमियोस्टेटिस इसका क्या मतलब होता है? ऑर्गेनिज्म ट्राई टू कीप टेम्परेचर, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ट्राई टू कीप टेम्परेचर एंड सोल्ट, टेम्परेचर सोल्ट या फिर वाटर भी हो सकता है, वाटर का तो ऑब्वियसली वाटर बैलेंस कांस्टेंट। जो ऑर्गेनिज्म अपने जो इंटरनल, आप ये बोल सकते हो बॉडी टेम्परेचर को, सोल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हैं, उनको बोलते हैं होमियोस्टेटिस। और होम्योस्टेटिस एक आर्टिफिशियल मोड ऑफ होम्योस्टेटिस होता है। मतलब क्या आर्टिफिशियल मोड होता है ये? कैसे? देखो, जैसे ही सर्दी ज्यादा बढ़ती है तो आप शीवर करने लगते हो, यानी कि आप कांपने लगते हो। कांपने का मतलब क्या है कि अब आप अपने जो इंटरनल टेम्परेचर है बॉडी का, उसकी जो कंडीशंस हैं उसको मेंटेन करना चाह रहे हो। आप कांपते हो तो थोड़ी थोड़ी हीट जनरेट होती है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से आपको सर्दी का एहसास थोड़ा सा कम होता है। आपको नहीं पता है अभी, मतलब मेजरली इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलता इन छोटी छोटी चीजों का, लेकिन ऐसा होता है। तो एक आर्टिफिशियल मोड होता है कि हमारी बॉडी खुद ब खुद कुछ ऐसी एक्टिविटीज करती है अपनी बॉडी को रेगुलेट, अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट और मेंटेन करने के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको ये चीज भी बता देती हूँ कि कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म, मतलब टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बताती हूँ, किसके बेसिस पे, एबिलिटी टू, वो जिस मतलब उनकी एबिलिटी के बेस पे, कि होम्योस्टेटिस को जो मतलब कि मेंटेन कांस्टेंट रखने की जो उनकी एबिलिटी है उसके बेसिस पे कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म है क्या क्या वो बता देती हूँ। जिसमें सबसे पहला हमारे पास आता है कौन? रेगुलेटर। रेगुलेटर्स की अगर मैं बात करूं तो ये क्या कर सकते हैं? एबल टू मेंटेन, ये अपनी होम्योस्टेटिस बॉडी टेम्परेचर को, थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन ये अच्छे से कर सकते हैं, उसको मेंटेन रख सकते हैं। थर्मो रेगुलेटर क्या होते हैं? जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। बेनिफिट इससे क्या होगा? अगर वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख पाते हैं तो जो रिएक्शन की मैक्सिमम, मतलब रिएक्शन जो है मैक्सिमम स्पीड से काम करेगी, वो एक मैक्सिमम स्पीड को अटेन कर लेती है। थर्मो रेगुलेशन की अगर मैं बात करूं तो वो एक फिजियोलॉजिकल मीन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्वेटिंग होना। ठीक है, एक मिनट, स्वेटिंग, जैसे कि स्वेटिंग हमारे पास होता है। दूसरा क्या है? शिवरिंग। स्वेटिंग की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि गर्मी होती है, गर्मियों में हम क्या करते हैं, मतलब ज्यादा गर्मी हमें लगती है तो उस दौरान हमें पसीना आने लगता है, राइट, स्वेटिंग होती है। और उसके बाद एक कोल्डनेस का सेंसेशन आप फील कर सकते हो उसके बाद। तो वो क्या चाह रहा है कि आप, मतलब कि आपकी बॉडी अपने टेम्परेचर को जो है रेगुलेट रखना चाह रही है। शिवरिंग यानी सर्दियां ज्यादा होती है तो उस दौरान वो शिवर करती है बॉडी, ताकि थोड़ी सी हीट जनरेट हो सके, एनर्जी जनरेट हो सके और आपको गर्मी जो है, मतलब ठंड थोड़ी सी कम लगे। तो ये फैक्टर्स होते हैं इसमें, स्वेटिंग और शिवरिंग। और अगर मैं इसके ये तो था फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल मीन की बात कर मतलब बिहेवियरल कंटेक्स्ट में बात करें तो मूव इनटू शेड, वो क्या करते हैं? शेडी एरियाज में, यानी कि जो छाव वगैरह आप देख लो ना, मतलब कि आपको ज्यादा धूप लग रही है गर्मियों में तो आप क्या करोगे? छाव में जाके खड़े हो जाओगे, राइट। रेगुलेटर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मोस्टली तो वार्म ब्लडेड होते हैं, जैसे कि हम होते हैं, कुछ होते हैं कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, वार्म ब्लडेड जो है फिजियोलॉजिकल कंटेक्स्ट से बात करते हैं हम। कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं? जो बिहेवियर से अपना काम करे। ये था पहला रेगुलेटर। अब दूसरा यहाँ पे हम पढ़ेंगे कन्फर्मर।
कन्फर्मर्स की अगर हम बात करें तो ये कौन होते हैं? चेंज इंटरनल इन्वायरमेंट, जो इनका इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसको चेंज करें विद चेंज्ड एक्सटर्नल कंडीशन। मतलब कि जिस जिस प्रकार एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, उसकी कंडीशंस चेंज होती है, उसके साथ साथ ये अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं। यानी कि और मैं मोस्टली कन्फर्मर्स की अगर मैं बात करूं तो मोस्टली कौन से होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इनका कि ये मतलब टेम्परेचर के मतलब एक्सटर्नल कंडीशन के साथ साथ अपनी इंटरनल कंडीशंस को जो चेंज कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि जो रिएक्शन स्पीड होती है ये क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो कुछ एनर्जी सेव हो जाती है, सम एनर्जी सेव हो जाती है कुछ एनर्जी, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, और रिएक्शन स्पीड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ बायोटिक बिहेव अगेंस्ट चेंज एबायोटिक कंडीशन, कि बायोटिक कैसे चेंज्ड एबायोटिक कंडीशन के अगेंस्ट बिहेव करते हैं, ये हमसे बोला गया। तो इसमें 4 पॉइंट होते हैं, मैं ऐसे वर्बली बोल के बता दूंगी। एक है माइग्रेशन। सबसे पहला हमारे पास माइग्रेशन में अगर मैं बात करूं तो ये अपनी अनफेवरेबल कंडीशन को छोड़ के फेवरेबल कंडीशन पे के मतलब फेवरेबल कंडीशन में जो चले जाते हैं, यानी कि जो तबादला कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। किस कंटेक्स्ट के लिए? शेल्टर के लिए, फूड के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। जैसे कि एग्जांपल हम साइबेरियन क्रेन का ले सकते हैं, याद रखेंगे आप इस एग्जांपल को। साइबेरियन क्रेन मूव टू कियोलेडो नेशनल पार्क, ये क्या करते हैं? जो कियोलेडो नेशनल पार्क होता है वहां पे मूव कर जाते हैं, यानी कि ये भरतपुर में इन विंटर, जो भरतपुर में मतलब विंटर में जो ये साइबेरियन क्रेन होती है यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाती हैं। कौन सा? कियोलेडो नेशनल पार्क में। उसके बाद जैसे एक आर्कटिक टर्न होता है, एक बर्ड है ये लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन करती है। लोकस्ट की बात करूं, जो एक स्पीसीज है वो फूड के लिए माइग्रेट करती है। फिश जो होती है वो साइक्लोस्टोन की कंडीशन में मतलब क्या करती है? रिप्रोडक्शन के लिए अपना माइग्रेशन करती है। सबके अपने अपने अलग जो है चॉइसेस है कि वो किस कंटेक्स्ट में माइग्रेशन कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास होता है सस्पेंशन। माइग्रेशन के बाद हमारे पास क्या है? सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म जो अपनी एक्टिविटीज को सस्पेंड कर ले, ऑब्वियसली फिजिकल भी हो सकता है, मेटाबॉलिक भी हो सकता है। फिजिकल जैसे एग्जांपल की बात करती हूँ, सीड जो होता है जब उसको वाटर कम मिलता है, यानी कि लेस वाटर की कंडीशन में वो एक डोरमेंसी की कंडीशन को अटेन कर लेता है, जिसमें कि उनकी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं सब सस्पेंड हो जाती है। ओके, एस्टिवेशन की अगर मैं बात करूँ, एस्टिवेशन, हाइबरनेशन और डाइपोज, ये 3 टर्म हमारे पास यहाँ पे होते हैं। इनको मैं लिख के बता देती हूँ, छोटी छोटी टर्म है तो ये याद रखनी है आपको। एक होता है एस्टिवेशन, यानी कि इसको बोलते हैं, एस्टिवेशन का दूसरा नाम क्या होता है? समर स्लीप। जो फिश और स्नेल्स वगैरह होते हैं ये डीपर लेयर में मूव कर जाते हैं, यानी कि एस्टिवेशन की कंडीशन को अटेन कर लेते हैं। इससे जस्ट अपोजिट होता है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन की अगर मैं बात करूं तो इन्हें क्या बोलते हैं? पोलर बियर भी हम इन्हें बोल सकते हैं। यानी कि विंटर में ये अपनी एक्टिविटीज को, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको सस्पेंड कर लेते हैं। एक होता है डायपोज। डायपोज में क्या होता है? जो जू प्लैंक्टन होते हैं वो अपनी एक्टिविटीज को सस्पेंड कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि जितने भी प्लांट वगैरह होते हैं वो। अडेप्टेशन, तीसरा पॉइंट हमारे पास होता है क्या? अडेप्टेशन। अडेप्टेशन से तो आप समझ ही गए होंगे, कोई भी एट्रीब्यूट ऑर्गेनिज्म का जिसमें कि वो अपनी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी या फिजिकल या बिहेवियर को चेंज कर ले सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए टाइम के साथ, उसको बोलते हैं अडेप्टेशन। जैसे कि अडेप्टेशन की अगर मैं डेजर्ट्स में बात करूं कि डेजर्ट में कैसे अडेप्टेशन कर रखी हैं, दोनों की अलग अलग होंगी, प्लांट्स की अलग होंगी, एनिमल्स की अलग होंगी। प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें स्टेम के द्वारा वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अदरवाइज हम बात करें लीव से फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन इस डेजर्ट में जो प्लांट है उन्होंने ऐसी अडेप्टेशन कर रखी है कि वो स्टेम से फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। उनका क्यूटिकल थिक होता है, ठीक है, मोटा क्यूटिकल होता है, और लीफ जो है स्पाइंस, कांटों में मॉडिफाइड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एनिमल्स में अगर मैं बात करूं तो वो कम पानी पीते हैं, यानी कि उनको एडेप्टेशन उसके उनकी ऐसे कि उनको ज्यादा प्यास लगती ही नहीं है। कंगारू रेट की अगर मैं बात करूं तो वो कंसंट्रेटेड यूरिन को है एक्सक्रीट आउट करते हैं, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है? वाटर का लॉस बहुत कम होता है। तो ये कुछ ऐसी अडेप्टेशंस होती हैं, अडेप्टेशन जिनकी अगर हम बात करें।
नेक्स्ट एक टर्म होती है एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस ये आपने पहले भी पढ़ा होगा केमिस्ट्री वगैरह में। इस टर्म का क्या मतलब होता है, देखो जैसे कि रोहतांग पास में अगर मैं बात करूं, जैसे वो जो कि मतलब 3500 मीटर की मतलब से भी ऊपर की हाइट पे जो सिचुएटेड है, वहां पे ऑक्सीजन टेंशन काफी कम होता है। ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजन का लेवल, जैसे देखो ये बात समझो, जैसे जैसे आप ऊपर हाइट पे चढ़ते जाते हो, मतलब ऐसे माउंटेन के साइड एरिया में या हिली एरियाज में जब आप जाते हो, हिल स्टेशन वगैरह पे, तो वहां पे जो है ऑक्सीजन की स्कैरसिटी होने लगती है बॉडी में। ठीक है, बहुत सारे सिम्टम हो सकते हैं, इसको आपको वोमिट जैसा लगेगा, चक्कर से आएंगे, और ठीक है वीकनेस, काफी सारे सिम्टम ऐसे इसके हो सकते हैं। बॉडी इनके साथ कैसे कोप करती है, आपकी बॉडी क्या कंडीशंस मतलब इस कंडीशन के साथ कैसे जो है कोप अप करती है। देखो एक तो आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है, रेड ब्लड सेल का काउंट बढ़ेगा, यानी ऑक्सीजन का जो है कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, बाइंडिंग एफिनिटी जो होती है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ वो कम हो जाती है। ये होती है तीन कंडीशंस। डीप सी में अगर अडेप्टेशन की बात करूं तो वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, बहुत गहरे समुद्र की बात करूं मैं, वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो कुछ बायोकेमिकल अडेप्टेशंस वहां पे भी होती हैं। हाई टेम्परेचर पे जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो थर्मोस्टेबल एंजाइम का यूज करते हैं, मतलब कि ये अडेप्टेशंस की बात करी जा रही है, आप अपना जो है एनसीईआरटी से रीड करें। एक टर्म होती है हेलोफाइटिक अडेप्टेशन। हेलोफाइटिक अडेप्टेशन का क्या मतलब होता है, हाई सोल्ट ग्रो, मतलब कि जहाँ पे ऐसा सोल्टी सा एरिया होता है काफी ज्यादा, वहां पे अडेप्ट, वहां मतलब उसके अनुसार जो खुद को अडेप्ट कर ले। ठीक है, जैसे कि न्यूमेटोफोर में होता है, वेविपेरी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सीड जर्मिनेट करते हैं ट्री में, ये एग्जांपल दे रखे हैं, आपको एग्जांपल याद रखने हैं। हाइड्रोफाइट्स की बात करूं तो ये वाटर में जो प्रेजेंट होती है, वाटर में जो अडेप्टेशन अक्वायर की जाती है, जैसे रूट कैप वहां पे एब्सेंट होगा, मैकेनिकल टिश्यूज वहां पे एब्सेंट होंगे उस केस में, उनके अडेप्टेशन में। नेक्स्ट जो है अगर मैं बात करूं, चलो ये बात हो गई, अब मैं अपने क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, अब हमने काफी सारा पढ़ लिया है, काफी सारी बेसिक बातें मैंने आपको बता दी है। अब जिस से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आया, अब उस टॉपिक को मैं, उस ओवरऑल टॉपिक को यहाँ पे समझाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ में हम पढ़ते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ अफेक्ट किसके द्वारा हो सकती है, कंपटीशन के द्वारा, रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज कम हो ज्यादा हो, कंपटीशन कितना है दो स्पीसीज के बीच में, रिड्यूस वेदर। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन याद रखनी है, डायरेक्ट बिल्कुल याद रखनी है, मैं कह रही हूँ एन टी प्लस वन इज इक्वल टू एन टी प्लस बी प्लस आई माइनस बी प्लस ई। एन का मतलब होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया, जितने भी इंडिविजुअल होते हैं उनको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, वो पॉपुलेशन डेंसिटी में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बी प्लस आई क्या होगा, ये जो होता है ये किसके लिए हम यूज करते हैं, एक स्टेबल, फॉर स्टेबल पॉपुलेशन, स्टेबल पॉपुलेशन को दर्शाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है बी माइनस, यानी कि बर्थ रेट में से डेथ रेट को हम माइनस करते हैं तो स्टेबल पॉपुलेशन हम निकाल सकते हैं। न्यूली कॉलोनाइज पॉपुलेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन का क्या मतलब होता है, जो कितने मतलब आए हैं बाहर से, कोई भी जो अंदर आके मतलब इस एरिया में शिफ्ट हुआ है, बेसिकली ये बोल सकते हैं। और एक टर्म होती है इमाइग्रेशन। ठीक है, ये इसका मतलब होता है जो अंदर से दूसरे कहीं पे चले गए हैं बेसिकली, और आई वर्ड आ जाए तो यानी इन। ठीक है, इनसाइड अंदर की तरफ आए हैं जो। उसके बाद है ना, इसके हिसाब से हमारे पास एक मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल तैयार हो रखा है, जिसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ, हम ये दो चीजें पढ़ते हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब उन्हीं को समझेंगे। एक्सपोनेंशियल, सबसे पहले मैं आपको एक्सपोनेंशियल के बारे में बता देती हूँ, जिसका फॉर्मूला होता है डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। डी एन अपॉन डी टी यहाँ पे किसको दर्शाता है, रेट ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का रेट किस प्रकार है उसको दर्शाता है। ठीक है, कंडीशंस जो है क्या होती है, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बेसिकली क्या होता है, जब रिसोर्सेज क्या हो, अनलिमिटेड हो, व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। ठीक है,
ये देखो, एक ये जो फेज होता है इसको बोलते हैं लैग फेज। इसके दौरान मतलब यहाँ से बिल्कुल एक एक इंक्रीजमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस ग्राफ में। ये एन वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। आर इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, बी माइनस टी। आर का मतलब होता है नेचुरल इंक्रीज, जो यहाँ पे है आर का मतलब होता है नेचुरल इंक्रीज कितनी है। आप बर्थ रेट में से डेथ रेट को माइनस करोगे तो नेचुरल इंक्रीज हमको पता चल जाएगी। कैपिटल एन क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके, अब इसके बारे में हमने बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, लॉजिस्टिक की। एक्सपोनेंशियल हो गया, अब इसमें लॉजिस्टिक की बात करेंगे। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन की तरफ फिर हम अपने सारे पीवाईक्यू जो है एक फ्लो में सोल्व करते चलेंगे। लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये मतलब ये मॉडल, ये जो ग्रोथ का मॉडल था ये किसके द्वारा दिया गया था, वर्हूल्ट पील के द्वारा। इसका जो इक्वेशन आपको ये याद रखना है, डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। ये ऐसे कि ऐसा डायरेक्ट आपसे इक्वेशन या फॉर्मूला पूछा जाता है। के यहाँ पे क्या होती है, कैरिंग कैपेसिटी। के किसे डिनोट करता है यहाँ पे, कैरिंग कैपेसिटी को। कैरिंग कैपेसिटी का क्या मतलब होता है, ये वो पॉपुलेशन साइज होती है जो किसके द्वारा सपोर्ट की जाती है, नेचर के द्वारा। मतलब कि थ्रो नेचर, सपोर्टेड बाय नेचर, थ्रो मतलब रिसोर्सिस के द्वारा जो नेचर को सपोर्ट करे, ये वो पॉपुलेशन साइज होती है। इसका ग्राफ क्या होता है, ग्राफ पूछा जाता है, ये ऐसे सिग्मोइड सा सिग्मोइड ग्राफ होता है। ये होती है इसकी कैरिंग कैपेसिटी जो मैक्सिमम यहाँ पे दे रखे, एन अपॉन टी के वर्सेस ये ग्राफ होता है सिग्मोइड या फिर एस शेप्ड, इसको ग्राफ हम बोल सकते हैं। तो लेट्स सोल्व क्वेश्चंस नाउ। काफी टाइम हमने लगा दिया है अपना समझने में सारी चीजों को, और मैं उम्मीद करती हूँ समझ भी आया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, प्रेजेंस और द प्रोसेस ऑफ मैक्सिमम ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। कौन से जो है फेज के दौरान ग्रोथ मैक्सिमम होती है ये बताना है। तो लॉग फेज, जो अभी मैं एक जो है मैंने आपको एक्सपोनेंशियल में बताया था, तो लॉग फेज यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होता है। आप समझो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जो इनिशियल ग्रोथ होती है वो स्लो होती है। स्लो यानी कि लैग, स्लो यानी कि इनिशियली वो कैसी होती है, स्लो होती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं लैग। और ये फिर एकदम से मैंने आपको बताया था कि एक रैपिड इंक्रीज था, ऐसे ये लैग फेज हो गया, ये होता है लॉग फेज। एक रैपिड इंक्रीज जो होता है उसको बोलते हैं लॉग या फिर एक्सपोनेंशियल फेज। उसको हम एक्सपोनेंशियल या फिर लॉग फेज भी बोल सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इस कंटेक्स्ट में हमारे पास डी होगा। विच वन ऑफ दिस एनिमल्स इज नॉट होम्योथर्म। होम्योथर्म आपको पता है अब क्या होते हैं, इनमें से कौन सा जो है होम्योथर्म नहीं है। अब ये एग्जांपल आपको खुद से याद रखने पड़ेंगे, मैं बता चुकी है एनसीईआरटी की बुक में। किलोन, किलोन इज द करेक्ट ऑप्शन। जो दो एक्सट्रीम्स होते हैं एनिमल किंगडम में वो क्या होते हैं, एक होता है एंडोथर्मिक होम्योथर्म्स और एक होता है एक्टोथर्मिक पोइकिलोथर्म्स। जो मतलब मोस्ट ऑफ द जो मैमल्स होते हैं जिनमें हम ह्यूमंस भी इंक्लूडेड है, एज वेल एज बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं वो एंडोथर्मिक होम्योथर्म्स होते हैं। जबकि मैं फिशेस की, इनवर्टिब्रेट्स की, रेप्टाइल्स की, एम्फीबियंस की बात करूँ वो कैसे होते हैं, एक्टोथर्मिक पोइकिलोथर्म्स होते हैं। किलोन, किलोन का मैं आपको शायद मतलब ना पता हो, टर्टल होता है। किलोन जो होता है यानी टर्टल, ये क्लास रेप्टिलिया से बिलोंग करता है जो कि एक पोइकिलोथर्म होता है। और पोइकिलोथर्म का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड। क्या मतलब होता है, कोल्ड ब्लडेड। होम्योथर्म का मतलब होता है वार्म ब्लडेड। तो ये बाकी तीन जो बच गए ये वो मतलब इज नॉट अ होम्योथर्म, ये वार्म ब्लडेड है। और किलोन यानी टर्टल क्या है, एक कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है, रेप्टाइल है। प्रेजेंस ऑफ प्लांट्स अरेंज इनटू वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट कैन बी सीन। किस में देखा जा सकता है, किसकी प्रेजेंस ऑफ प्लांट्स की प्रेजेंस जो कि एक वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर में होती है उनकी हाइट के अनुसार। किस में, ये हमने एक चैप्टर किया था ऑर्गेनिज्म, वो अपना बायोडाइवर्सिटी वाला, वहां पे भी था। और ये क्वेश्चन तो बहुत बेसिक आपको पता होना चाहिए। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन की, सबसे हाइट के अनुसार ऊपर सबसे आते हैं ट्रीज, फिर आते हैं हर्ब्स, फिर आते हैं शब्स। ये इस काइंड ऑफ वहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप समझो, मैं इसके बारे में वर्बली भी बोल के बता दे रही हूँ।
जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उनके 5 वर्टिकल स्ट्रेटा होते हैं, यानी कि लेयर होती है उनकी प्लांट की हाइट के बेसिस पे। सबसे जो है नीचे हमारे पास होता है ग्राउंड वेजिटेशन, जिसमें ग्रास वगैरह बिल्कुल जो ग्राउंड वेजिटेशन होती है। उससे ऊपर आते हैं श्रब्स, उससे ऊपर आते हैं शॉर्ट कैनोपी ट्रीज, उससे ऊपर आते हैं टोल कैनोपी ट्रीज, और सबसे ऊपर आते हैं टोल इमरजेंट ट्रीज। इतना याद रखोगे आप। ओके, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उनके पास हॉट और वेट क्लाइमेट होता है, बिकॉज क्योंकि वो इक्वेटर पे सिचुएटेड होता है। जो सन रेज होती हैं वो डायरेक्टली उनके ऊपर गिरती है। रेन फॉरेस्ट वेट किस वजह से होते हैं, क्योंकि जो एयर प्रेशर होता है इक्वेटर पे वो कैसा होता है, लो होता है। एयर जो है सगडीन मतलब हो जाती है किससे, ओशन के द्वारा, जो कि मॉइस्चर को कंटेन करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मोस्ट एनिमल्स आर ट्री ड्वेलर्स। बहुत सारे एनिमल्स जो ट्री ड्वेलर्स होते हैं, इन कहाँ पे ट्री ड्वेलर्स होते हैं, थोर्न वुडलैंड में नहीं, टेम्परेट डेसिडियस यानी सूखे सूखे जो होते हैं उनमें भी नहीं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। करेक्ट ऑप्शन सी आएगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जोन में जो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो ट्रीज पे रहें। तो जो रीजन क्या है इसका, जो फ्लोर होता है फॉरेस्ट का वो पूरी ह्यूमिडिटी और डीकम्पोजिंग लीव्स और जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उससे भरा होता है, एंड इज द हैबिटेट ऑफ इंसेक्ट, और वो इंसेक्ट का हैबिटेट भी होता है। नेक्स्ट है बेंथिंग ऑर्गेनिजम्स आर अफेक्टेड मोस्टली बाय। बेंथिंग ऑर्गेनिजम्स जो है मोस्टली किसके द्वारा अफेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो ये समझो कि एक बेंथिक जोन होता है, इसका क्या मतलब होता है, ये एक ऐसा इकोलॉजिकल रीजन होता है किसका, वाटर बॉडी का एक रीजन होता है बेसिकली। ये कंप्राइज करता है बॉटम सच जो ओशन का फ्लोर होता है, या फिर जो बॉटम होता है लेक का सेडिमेंट सरफेस जो होता है, और कुछ सब सरफेस की लेयर्स। ऑर्गेनिज्म जो इस जोन में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बेंथोस बोलते हैं। ठीक है, बेंथिक ऑर्गेनिज्म तो आपको पता चल गया। अब वो मोस्टली किसके द्वारा अफेक्ट होंगे, यहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल से कोई उनका लेना देना नहीं है। लाइट कितनी, फॉरेस्ट फ्लोर का क्या लेना था, जब यहाँ पे वाटर का जिक्र हो रहा है। सरफेस टर्बुलेंस ऑफ वाटर, इसका कोई लेना देना नहीं है। सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वाटिक, ये बिल्कुल ठीक है, सेडिमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर मैं सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, ये ऑफन किसको डिटरमाइन करती हैं कि किस टाइप का बेंथिंग एनिमल्स जो है वहां पे रह रहा है। ठीक है, थ्राइव देयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नहीं, यहाँ पे बताने कि कौन सा इनमें से पैरासाइटिक अडेप्टेशन नहीं है। यहाँ पे अडेप्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया। लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, गलत है, पैरासाइटिक में ही नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ अडहेसिव ऑर्गन्स, कोहेसिव होता है, जुड़ने वाले, अडहेसिव होता है, बिल्कुल अलग अलग। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव गलत है। लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी पैरासाइटिक, ये ठीक है। ठीक है, नोट, ये इसकी एक जो है कोई भी मतलब ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये मतलब बेसिकली इसकी अडेप्टेशन नहीं है। अडेप्टेशन ये तीनों है इसकी, कि उनका जो अननेसेसरी सेंस ऑर्गन थे उनका लॉस हो चुका है, डेवलपमेंट ऑफ अडेसिव ऑर्गन्स, और उनका डाइजेस्टिव ऑर्गन लॉस, क्योंकि वो पैरासाइटिक एंड दूसरी की होस्ट सेल के ऊपर थ्राइव कर रही हैं। तो डी इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। पैरासिटिज्म में मैं बात करूं, पैरासिटिज्म क्या होता है, सबसे पहले ये समझो, जिसमें एक स्पीसीज यानी कि जो पैरासाइट है वो दूसरे होस्ट की बॉडी से बेनिफिट ले और होस्ट की बॉडी को हार्म करे, राइट। तो पैरासाइट्स के पास एक हाई रिप्रोडक्शन कैपेसिटी होती है। जो लाइफ साइकिल होती है पैरासाइट्स की वो ऑफन काफी कॉम्प्लेक्स होती है, जो एक या दो इंटरमीडिएट होस्ट या फिर वेक्टर को इन्वॉल्व करती है अपने पैरासाइटाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसको फैसिलिटेट करने के लिए। ठीक है, उसके प्राइमरी होस्ट के। नेक्स्ट लार्ज वुडी वाइन्स मोस्ट कॉमन फाउंड, ये एक डाटा मतलब कि याद रखने वाला क्वेश्चन है, कहाँ पे पाए जाते हैं ये बताना है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, याद रखना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, तो लार्ज वुडी वाइन्स जो है वो मोर कॉमनली फाउंड कहाँ पे होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ये कॉमन कंसर्न होता है हाई ह्यूमिडिटी क्लाइमेटिक कंडीशंस का। नेक्स्ट हम बात करेंगे एट्थ क्वेश्चन की। कंसीडर करो फॉलोइंग 4 कंडीशंस हमें याद रखिए 1 to 4 एंड सेलेक्ट करना है करेक्ट पेयर ऑफ देम, इनमें से कोई करेक्ट पेयर हमें सेलेक्ट करना है एज अडेप्टेशन, मतलब कि जो इन्वायरमेंट के अडेप्टेशन के अनुसार। इन डेजर्ट लिजार्ड में इनकी अडेप्टेशन के अनुसार कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा वो बताना है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन है। बुरोइंग इन सोइल टू एस्केप, बिल्कुल ठीक है। अगर हाई टेम्परेचर जिस दौरान होता है तो डेजर्ट लेयर क्या करती है, सोइल के नीचे दब जाती हैं। लॉसिंग हीट कैपेसिटी फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग, ये गलत है, अपनी उसको रिलीज नहीं करती है। बास्क इन द सन, बिल्कुल ठीक है। जब टेम्परेचर लो हो जाता है सर्दी के मतलब कि उस दौरान ये सन में क्या करती है, अपने मतलब बास्क इन द सन में रहती हैं, सन की उसके नीचे, यानी कि समझ गए होगे आप। ठीक है, जैसे आप सन निकल जाता है सर्दियों में, आप बास्किंग करते हो सन में। इंसुलेटिंग बॉडी ड्यू टू थिक फैटी डर्मिस, ये गलत है। इसकी जो अडेप्टेशन है वो फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि बी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सेकेंडरी सक्सेशन, के लिए कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे हमारे जो है एनसीईआरटी में सेकेंडरी सक्सेशन से रिलेटेड एक
डेफिनेशन दे रखी है, थोड़ा सा उसके ऊपर जो है पैराग्राफ है, आपको उसमें बिल्कुल कंक्लूजन निकाल के सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है। इस क्वेश्चन में जो मैं आंसर दूं सिर्फ आपको उतना ही याद रख लेना है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे इसका बी होता है हमारे पास, ये डिफॉरेस्टेड साइट में। आप देखो जो मैं बोलूं उसको ध्यान से सुनना, सिर्फ सेकेंडरी सक्सेशन के लिए उतना इनफ होगा। सेकेंडरी सक्सेशन का क्या मतलब होता है? रीग्रोथ किसी भी हैबिटेट की, किसी मतलब पर्टिकुलर एरिया के हैबिटेट की रीग्रोथ होना, जहां पे डिस्ट्रप्टिव इवेंट है। मतलब डिस्ट्रप्टिव इवेंट से क्या मतलब है कि मान लो कोई एक फॉरेस्ट का एरिया था, वहां पे वोल्केनो बर्स्ट आउट हो गया, सब कुछ जल गया, ठीक है, वहां पे जब दोबारा रीग्रोथ होती है हैबिटेट की, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। एंड वेयर डिस्ट्रप्टिव इवेंट हैज अकर्ड एंड एलिमिनेटेड द एग्जिस्टिंग ग्राउंड प्लांट लाइफ ऑफ द नेचुरल हैबिटेट सो इट अकर्स। तो ये एक डिफॉरेस्टेड साइट पे होता है, जब डिफॉरेस्टेड साइट का वापस से रीग्रोथ होता है उसको बोला जाता है सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। तो इतना आप याद रखोगे। लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड बाय, मैंने आपको लॉजिस्टिक और इक्वेशनल ग्रोथ जब पढ़ाया, ये बताया मैंने आपको, क्या बोला था कि यहाँ पे आपको ये इक्वेशन याद रख लेनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। और हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, क्या मुझे बताने की जरूरत है, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आपको याद रखना होगा। जो फिगर हमें नीचे दे रखी है एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है रिस्पॉन्स टू ऑर्गेनिज्म टू एबायोटिक फैक्टर। ए बी और सी क्या रिप्रेजेंट करते हैं मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी की बुक का हूबहू डायग्राम फिगर हमें यहाँ दे रखी है। अगर वो फिगर का आपको पता होता कि ए बी सी यहाँ पे क्या था, तो आपके 4 नंबर यहाँ पे पक्के थे। तो आपको जो डायग्राम होते हैं वो भी अच्छे से देखने होते हैं, याद रखने होते हैं। ए यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास कन्फर्मर, बी रेगुलेटर गलत है, ये बी वाला रेगुलेटर ये भी गलत है हमारे पास। ए पार्शियल रेगुलेटर गलत, रेगुलेटर पहला रेगुलेटर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ए रेगुलेटर होते हैं, बी कन्फर्मर होते हैं, ए रेगुलेटर होंगे। अब मैं यहाँ पे बताती हूँ क्या मतलब होता है ए रेगुलेटर, बी यहाँ पे कन्फर्मर होते हैं, और सी क्या होते हैं? पार्शियल रेगुलेटर्स, रेगुलेटर ये यस पार्शियल रेगुलेटर। अब मेरी बात सुनो, अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कन्फर्मर, रेगुलेटर और पार्शियल रेगुलेटर होते क्या हैं। ग्राफ में अगर हम बात करें तो जो लाइन ए है वो रिप्रेजेंट करती है रेगुलेटर को, लाइन बी किसे रिप्रेजेंट करती है? कन्फर्मर को, और लाइन सी किसे रिप्रेजेंट करती है? पार्शियल रेगुलेटर को। ऑर्गेनिज्म जो एबल होते हैं अपनी होम्योस्टेटिस को मेंटेन करने के लिए, होम्योस्टेटिस क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अपने फिजियोलॉजिकल मीन से जो इंश्योर करते हैं कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर को, उनको हम क्या बोलते हैं? रेगुलेटर्स बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म जो एबल नहीं होते अपने कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, उनको हम बोलते हैं कन्फर्मर्स। पार्शियल रेगुलेटर कौन से होते हैं? ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो रेगुलेट तो कर सकते हैं लेकिन सिर्फ एक लिमिटेड रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस तक, इस वजह से इन्हें हम पार्शियल रेगुलेटर बोलते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल कंडीशंस बियॉन्ड विच दे सिंपली कन्फर्म, और अगर इससे ऊपर एक कंडीशन जो एक इनकी लिमिट होती है इससे ऊपर एक्सीड करते हैं तो ये कन्फर्मर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ये हमारा ओवरऑल क्वेश्चन था, काफी इजी था। नेक्स्ट बात करेंगे 12th क्वेश्चन की। कंसिडर करना है 4 स्टेटमेंट जो हमें दे रखी है डेजर्ट एनिमल के रिगार्डिंग दे रखी है एज कंगारू रेड के बारे में, तो वो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। विच 2 ऑफ अबव स्टेटमेंट फॉर सच आर ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। दे हैव डार्क कलर, हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीट गलत, सॉलिड यूरिन नहीं, मैंने आपको बताया था कंसंट्रेटेड, राइट। एक क्वेश्चन में हमने किया था मेरे हिसाब से, या पता नहीं जब मैं समझा रही थी ये बात हमने की थी। डू नॉट ड्रिंक वाटर, ब्रीथ अ स्लो रेट, देयर बॉडी कवर्ड विथ थिक लेयर्स, दे फीड ऑन ड्राई सीड्स एंड डू नॉट रिक्वायर ड्रिंकिंग वाटर, करेक्ट। दे एक्सक्रीट वेरी कंसंट्रेट, हाँ देखो जो मैंने यहाँ पे बात बोली थी, एंड डू नॉट यूज वाटर टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। 3rd एंड 4th स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये आपको यहाँ पे अडेप्टेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन किया गया था। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सर्टेन डेजर्ट एनिमल्स की, जैसे कि कंगारू रेड की, वो कंगारू या फिर रेड की, वो क्या होती है कि वो ड्राई सीड के ऊपर फीड करते हैं, उनको डू नॉट रिक्वायर, उनको पीने के पानी की आवश्यकता नहीं होती, वो बहुत ही कंसंट्रेटेड यूरिन को एक्सक्रीट आउट करते हैं और वाटर का यूज नहीं करते अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड, ये बताना है कि यहाँ पे मिसमैच्ड पेयर कौन सा है यहाँ पे। तो देखो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा प्रायरी यानी एपिफाइट्स, ये ठीक है। टुंड्रा, परमाफ्रोस्ट, सेवेना, एस्केशिया ट्री, कॉन्फेरस, एवरग्रीन, ठीक है। सी इज द रॉन्ग ऑप्शन। प्रायरी क्या है? ग्रासलैंड होती है,
एंड हैबिटेट्स एंड एफीमेरल्स, मतलब कि एपीफाइट्स भी होते हैं, एफीमेरल्स भी होते हैं, ग्रासलैंड भी होते हैं जो कि डेजर्ट में पाए जाते हैं। टुंड्रा में अगर मैं बात करूं, जो मच ऑफ ग्राउंड होती है वो फ्रोजन यानी कि जमी रहती है पूरे मतलब साल के दौरान। इस कंडीशन को हम बोलते हैं परमाफ्रोस्ट। एकेसिया की बात करूं ट्रीज, ये कॉमन होते हैं अफ्रीकन सेवनास में। कॉनिफेरस ट्रीज की बात करूं तो जितने भी प्लांट्स होते हैं इसमें कभी भी शेड नहीं करते इनके लीव्स को एट द सेम टाइम, हैंस फॉरेस्ट जो है वो एवरग्रीन रहता है। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द एक्टिनोमाइसीड्स फाइलम एंटियस सोइल बैक्टीरियम फ्रैंकिया आर करेक्ट एक्सेप्शन एक्सेप्ट दैट फ्रैंकिया। इसकी एक एक्सेप्शन बतानी है, कौन सी है यहाँ पे। तो देखो, कैन इंड्यूस रूट नोड्यूल्स, बिल्कुल ठीक है, रूट नोड्यूल को इंड्यूस कर सकते हैं। कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन, ये ठीक है, बी ऑप्शन इसका हमारे पास करेक्ट है। फ्रैंकिया एक नाइट्रोजन फिक्सिंग माइसीलियल बैक्टीरियम होता है जो कि फ्री लिविंग नहीं होता और ये एसोसिएटेड होता है किससे, सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड होता है रूट नोड्यूल से सेवरल नॉन लेग्यूम प्लांट्स के। व्हाट इज अ कीस्टोन स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज का क्या मतलब होता है, यानी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। पढ़ते हैं, स्पीसीज विच मेक्स अप ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ टोटल बायोमास ऑफ कम्युनिटी येट हैज अ ह्यूज, करेक्ट स्टेटमेंट ए है हमारे पास। यहाँ पे इसका क्वेश्चन यहीं पे एंड हो गए हैं, ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ। कीस्टोन स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो कि एक स्मॉल प्रोपोर्शनल टोटल बायोमास का बनाती है किसी भी कम्युनिटी में। बायोमास, कम्युनिटी, प्रोपोर्शन, ये चीजें आपको पता है, मैं बता चुकी हूँ। येट मतलब बेशक से इनका प्रोपोर्शन स्मॉल होता है फिर भी एक ह्यूज इंपैक्ट जो है कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशन और उसके सर्वाइवल पे इनका होता है। कुछ एग्जांपल जो कीस्टोन स्पीसीज के होते हैं वो क्या होता है कि जैसे शार्क होती है, वो एक प्रेडेटर होती है जो कि फिशेस के ऊपर फीड करती है सभी काइंड की, जो कि इसे कीस्टोन स्पीसीज बनाती है डीप वाटर में। ओके, तो जैसे कि स्नो हो गया, और अफ्रीकन एलिफेंट जो होता है बिगेस्ट मैमल होता है लैंड पे, ये कीस्टोन स्पीसीज है, ये अफ्रीका में पाया जाता है। इसका रोल जो है किसमें होता है, डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस जो होती है ट्रीज के, उसमें रोल होता है इसका, और कंजप्शन जो होता है यंग सैपलिंग्स का ऑफ द सवेना ग्रासलैंड। तो ये होता है। इसी के साथ हमारे पीवाईक्यूज फिनिश हो गए, लेकिन मैं एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे आपको समझाना चाहती हूँ, विच इज पॉपुलर इंटरेक्शन, सॉरी पॉपुलर कह रही हूँ, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन यानी कि देखो, मैं यहाँ पे इजी तरीके से बता देती हूँ। तो डेफिनेशन और एग्जांपल तो देखो आपकी बुक में खुद लिखे हुए हैं, तो वो तो आप रीड कर सकते हो उधर से। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, जिसमें होस्ट और प्रे यानी शिकार और शिकारी दोनों का ही फायदा, मतलब कि किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप जैसे बोलते हैं ना, उससे काम होता है। ओके, कॉम्पिटिशन में क्या होता है, दोनों का नुकसान होगा। कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है किसी दो स्पीसीज के बीच का, उनके रिसोर्सेज बटेंगे, उनके ऊपर लड़ाई होगी, नुकसान दोनों का हो रहा है। माइनस माइनस ये पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव माइनस यानी प्रीडेटर यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यानी कि जो शिकार है उसका तो फायदा हो रहा है, जो होस्ट होता है उसका नुकसान हो रहा है, यानी कि प्रे शिकार का। तो इसको बोलते हैं प्रीडेशन की, भाई दूसरे के ऊपर शिकार करना। पैरासिटिज्म क्या होता है, ये भी सेम वही चीज है, प्लस माइनस यानी पैरासाइट, वो किसी होस्ट बॉडी पे भी जो थ्राइव करते हैं, पैरासाइट्स जिनको हम बोलते हैं, आपको पता होगा ये टर्म, हमने क्वेश्चन में किया अभी। एक होता है कि एक का फायदा हो रहा है, दूसरे का ना नुकसान हो रहा ना फायदा हो रहा, उसको बोलते हैं जीरो, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका ना फायदा हो रहा है ना नुकसान, उसको बोलते हैं कमेंसिलिज्म। और एक में जिसका एक का नुकसान हो रहा है, दूसरे का ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा होता है, उसको बोलते हैं अमेंसिलिज्म। ये मैंने बिल्कुल इजी तरीके से आपको यहाँ पे बताया है, एज इट इज आपको याद रखना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर समझ आया होगा, काफी सारा चैप्टर जो है मैंने आपको समझा भी दिया है। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।